अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं और आप लोग की ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। आप सबके लिए इसी तरह नेक तमन्नाएं, दुआएं कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छी गुजरती रहे। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, बल्कि अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लिख के ईमेल कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़, मे बी आज पाकिस्तान में आज या कल में पहला रोज़ा होगा, तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान मुबारक हो। और रमज़ान के अंदर जो मेरा स्टोरीज़ को अपलोड करने का टाइम होगा वो ऐसे ही 10 बजे का होगा, जैसा कि हमेशा हुआ करता है। अल्लाह ताला से दुआ है ये जो रमज़ान है या जो भी ईद आने वाली है, ये अल्लाह ताला हमें सेहत, आफ़ियत और ज़िंदगी के साथ देखना नसीब फरमाए। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। और ये जो स्टोरी थी ये काफ़ी अरसे से मेरे पास मौजूद थी, लेकिन जिन साहब ने ये स्टोरी शेयर की थी वो क्योंकि ऑलरेडी किसी और चैनल पे भी इस स्टोरी को शेयर करना चाहते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो स्टोरी है वो अब तक नहीं प्ले हो सकी। तो ये जो स्टोरी है ये साहब चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे अपनी आवाज़ में आप लोग के सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो अब हम चलते हैं आज की पहली और बड़ी ही हॉरिफिक स्टोरी की तरफ। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हमें आसिम वसीम साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि पिछले 12 या 15 सालों से इनका जो ताल्लुक़ है, इनका जो शोबा है वो ट्रांसपोर्टेशन का शोबा है, और मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ इनके इस्तेमाल में रही हैं। और इन गाड़ियों को ये मुख्तलिफ़ सूरतों में, जैसे कि एक ज़माने में यहाँ पे करीम और उबर हुआ करते थे, उनके साथ साथ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में भी चलाते चले आए हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है ये 2016 और 17 की स्टोरी है। ये बताते हैं कि दिसंबर का एंड चल रहा था और ये करीम या उबर जो भी उस वक्त कंपनीज मौजूद थी उनमें से किसी एक में गाड़ी चलाया करते थे। तो उसमें इस तरह का सिलसिला था कि आपको ऑनलाइन राइड्स मिला करती थी, और जहाँ पे भी आपको पिक या ड्रॉप लोकेशन बताई जाती थी और जो भी किराया कंपनी की तरफ से इनको ऑफ़र किया जाता था, तो उसी किराए पे इनको वहीं से ही पिक करना होता था और पैसेंजर को वहीं पे ही ड्रॉप करना होता था जहाँ पे उसने लोकेशन डाली होती थी। इनकी आमतौर पे कोशिश होती थी कि सैटरडे और संडे को रात के औकात में ख़ास तौर पे गाड़ी को चलाएं, क्योंकि एक तो सैटरडे संडे को ना सिर्फ रश हुआ करता था, बल्कि इस दौरानिए में रश की वजह से या पीक फैक्टर की वजह से इनकी जो आमदनी थी वो दोबाला हो जाया करती थी। तो वैसे ही ये सैटरडे की नाइट को निकले। इनका ख्याल था कि रात के 3-4 बजे तक ये राइड्स लेंगे और उसके बाद जैसे ही कुछ अच्छे पैसे बन जाएंगे तो ये वापस अपने घर आके फिर रेस्ट करेंगे। ये बताते हैं कि रात के 1 बजे मुझे नाज़िमाबाद से एक राइड मिली, और ये जो फैमिली थी इनको बेसिकली एक शादी हॉल से या एक मैरिज हॉल से गुलशन मेमार की तरफ जाना था। अब क्योंकि ऑलरेडी जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन थी वो इनके पास मौजूद थी, तो इनको उस एरिया में या वहाँ तक जाने में किसी भी किस्म की कबाहत नहीं थी। अब जैसे ही इन्होंने उस फैमिली को लेके मंदिर की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो जो फैमिली मेंबर था या उस फैमिली का जो भी सरबराह था उसने कहा कि बेटे, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब जब उसने इस तरह से बात की और उसने इनको बेटा कहा तो ये थोड़े से इमोशनल हो गए और इन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप बताएं क्या बताना चाहते हैं। तो जो फैमिली थी वो कहने लगी कि जो हमारा घर है, ये जो हमने ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाली है, उस लोकेशन से भी तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर मज़ीद आगे या अंदर जाने के बाद आया करता है। तो हम आपको 200-300 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे
लेकिन मेहरबानी होगी अगर आप हमें हमारे घर तक छोड़ सकें, क्योंकि हमारा जो घर है वो एक ऐसी जगह पे या उस लोकेशन पे मौजूद है जो कि गुलशन मेमार से भी थोड़ा सा आगे का इलाका है। और आमतौर पे जो करीम वाले हैं या उबर वाले हैं वो इस इलाके में या इस एरिए में जाने से परहेज़ किया करते हैं। अब जब उन्होंने इस तरह इनको इमोशनल करके या रिक्वेस्ट करके इस तरह की बात की तो आसिम साहब बताते हैं कि मुझसे इनकार नहीं हो सका। अब इनके साथ इनकी बेटियां और कुछ बच्चे वगैरह मौजूद थे, तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूंगा। ये बताते हैं कि जब मैंने इस फैमिली को इनकी बताई हुई लोकेशन पे छोड़ा तो ये जो एरिया था ये गुलशन मेमार से भी तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद मौजूद था। और ये जो एरिया था ये आप जैसे कह सकते हैं कि ये जो भी आबादी थी यहाँ पे मुश्किल से इक्का दुक्का मकानात बने हुए थे, और जो ज़्यादातर हिस्सा था बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मुकम्मल तौर पे न सिर्फ सुनसान है बल्कि इन घरों में या इन मकानात में कोई भी नहीं रहा करता। बहरहाल मेरी क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी तो मैंने इनको वहाँ पे ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पे यानी एक लाइट के नीचे आके खड़ा हो गया। मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ पे रुकूंगा 10, 15 या 20 मिनट में कोई ना कोई राइड मुझे वापस शहर की तरफ ले जाएगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस जगह पे उस वीराने में मैं तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल खड़ा रहा और कोई भी राइड नहीं आई। हालांकि आमतौर पे सैटरडे को इस तरह से नहीं हुआ करता था। सैटरडे को आपको बैक टू बैक राइड्स मिला करती थी। अब जब मुझे काफ़ी देर तक कोई राइड नहीं मिली तो बार बार मैं उस ऐप को या इंटरनेट को चेक करने लगा, और ये भी जो ख्याल था ये अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में आ गया था। और ऐसा ही था कि जो ऐप मैं बार बार चेक कर रहा था या जहाँ पे मैं राइड का इंतज़ार कर रहा था बज़ाहिर वो ऑन लग रही थी, लेकिन बैकएंड पे जो मेरा नेटवर्क था या जो भी सिम मैं इस्तेमाल कर रहा था उसके नेट के सिग्नल्स का इशू था। कभी एकदम से नेट चलने लगता, कभी एकदम से नेटवर्क गायब हो जाता। एक अजीब सूरत हाल थी, एक अजीब परेशानी थी मैं जिसका शिकार हो चुका था। खैर कुछ देर तक मैं वहाँ पे मज़ीद खड़ा रहा, और अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जो मैंने नेकी की है और उन साहब ने जो मुझे 200-300 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं तो उनको भी पता था कि यहाँ से वापसी में कोई राइड नहीं मिला करती। खैर अब क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका था तो मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता करके मेमार की तरफ या आप कह सकते हैं कि हाईवे की तरफ बढ़ाना शुरू की। मेरा ख्याल था कि जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ूँगा या जैसे जैसे मेरा जो नेटवर्क है वो बहाल होगा तो यकीनन कोई ना कोई राइड मुझे ज़रूर मिलेगी। और जब मैं मुकम्मल तौर पे उसी जगह पे यानी जहाँ पे मेन गुलशन मेमार मौजूद है पहुँच चुका था तो उसके कुछ देर बाद मुझे एकदम से एक राइड की नोटिफिकेशन आई। अब ये जो नोटिफिकेशन थी, ये जो लोकेशन थी, ये भी कुछ अजीब सी लोकेशन थी, यानी कि जिस जगह मैं उस वक्त खड़ा हुआ था उस जगह से वापस मुझे तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर अंदर जाना था। और उससे अजीब बात ये थी कि जो भी पार्टी थी, ये जो भी पैसेंजर्स थे, इन्होंने पिकअप लोकेशन डाली थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि इनको जाना कहाँ पे है। बहरहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा मैंने ये जो भी राइड आई थी इसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको फॉलो करता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ पे ये जो पैसेंजर हैं वो मौजूद थे। बेसिकली ये जो राइड थी ये एक औरत के नाम से थी, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे एक 40 या 45 साल की कोई खातून है जो कि एक अच्छी फैमिली की है और उनको किसी जगह जाना है। बहरहाल जब मैं मैप को फॉलो करने लगा तो अजीब बात ये थी कि जब मैं उस जगह से जहाँ पे मैंने ये राइड पिक की थी तकरीबन 2 किलोमीटर आगे आ चुका तो वहाँ आने के बाद दोबारा से मेरे मोबाइल के जो सिग्नल्स थे या आप कह सकते हैं जो भी इंटरनेट था वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। अब ऑलरेडी मेरा जो मैप था वो ऑन हुआ था,
लेकिन इंटरनेट ये जो बैकएंड पे ऐप थी उसने मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दिया था। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि जो मैप ऑलरेडी खुला हुआ है उस मैप को फॉलो करते करते जैसे तैसे उस लोकेशन पे पहुंच जाऊं जहां पे वो पैसेंजर मौजूद थी। खैर मैं उस मैप को फॉलो करते करते जब उस लोकेशन के बिल्कुल करीब पहुंचा तो वहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई घर मौजूद थे, ना ही कोई फ्लैट मौजूद थे। बस एक अजीब सी कच्ची पक्की सी गली थी जिसके दोनों अतराफ में मुकम्मल तौर पे छोटी छोटी सी झाड़ियाँ या इस तरह के दरख्त मौजूद थे। और ये जो गली थी, ये जो रास्ता था, अल्लाह जाने मज़ीद अंदर किस तरफ जा रहा था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो रास्ता है पीछे से कहीं जाके हो सकता है कि कैंट के एरिया की तरफ या फिर हो सकता है कि सफूरा की तरफ कहीं निकल रहा हो। लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा था, मैं कंफर्म नहीं था। अब जो लोकेशन थी मैं एग्जैक्टली वहाँ पे खड़ा हुआ था, लेकिन ना ही मेरे मोबाइल के सिग्नल आ रहे थे और ना ही मेरा किसी भी तरह उस पैसेंजर से राब्ता हो सकता था। तकरीबन 10 मिनट तक मैं वहीं पे खड़ा रहा और मेरा यही ख्याल था कि जो भी पैसेंजर है, जब उसने ये लोकेशन डाली है तो अल्लाह ने चाहा वो यहाँ पे खुद ही आ जाएगा। आमतौर पे जो पैसेंजर्स हैं वो गलती से भी कोई ऊंच नीच कर दिया करते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोकेशन जानबूझ के या फिर किसी भी रीज़न की वजह से कहीं और की डाला करते हैं। मुख्तलिफ ख्यालात थे जो मेरे जहन में चल रहे थे और मुझे लग रहा था शायद मेरे साथ कोई चोरी डकैती का मामला होने वाला है, क्योंकि हमने उस दौर में इस तरह के किस्से भी सुने थे कि मुख्तलिफ नंबरों से राइड बुक करवाने के बाद कैप्टन्स को बुलाया जाता था और उनको बुलाने के बाद गाड़ी या मोबाइल छीन लिए जाते थे। तकरीबन 10 मिनट तक मैं अजीब कैफियत में वहाँ पे खड़ा रहा और बिलाखिर मैंने देखा कि उसी कच्चे पक्के रास्ते से या उसी गली नुमा जगह से एकदम से ऐसा लग रहा है कि कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और जो भी उस तरफ से मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत है जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है और कुछ अजीब अजीब से बिखरे बिखरे से उसके बाल हैं। और हल जैसे जैसे वो जो औरत थी करीब आती चली जा रही थी तो मैंने जानते बूझते जो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स थी उनको ना सिर्फ बंद कर दिया था, बल्कि मैं ये भी इंश्योर करना चाहता था कि ऐसा ना हो कि इस औरत की आड़ में आगे पीछे से कोई डकैत या इस तरह के लोग एकदम से मेरे सामने आ जाएं। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो भी औरत थी वो चलती हुई सीधी मेरी गाड़ी के बिल्कुल करीब आई और उसने एकदम से मेरी गाड़ी का यानी बैक एंड पे जो पैसेंजर एंट्री होती है वहाँ का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलने के बाद वो एकदम से गाड़ी के अंदर आके बैठ गई। अब जैसे ही ये जो औरत थी वो गाड़ी के अंदर आके बैठी तो एक अजीब सी खुशबू थी जिसे आप स्पेसिफिकली मोगरा की खुशबू कह सकते हैं। वो ना सिर्फ मेरी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा भर चुकी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इसने बहुत ज़्यादा उस खुशबू का इस्तेमाल किया हुआ है। अब जैसे ही वो औरत मेरी गाड़ी में आके बैक सीट पे बैठी तो मैंने बैक व्यू मिरर से उसकी तरफ देखा और उसको कहा कि मैडम, मेरे मोबाइल का ना ही नेट चल रहा है और ना ही ऐप चल रही है। अब आपको जहाँ पे भी जाना है आप मुझे बता दें और जो भी डिस्टेंस है उसके मुताबिक जो भी मेरा किराया बनता है वो मुझे दे दीजिएगा। जब मैंने ये कहा तो वो जो औरत थी उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस उसने आंखों से एक इशारा किया जैसे कि वो मुझे कहना चाहती हो कि ठीक है। बहरहाल मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैंने गाड़ी को सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर डिपेंडेंट था और मैं चाहता था कि वो मुझे गाइड करती रहे। मैं उससे जैसे जैसे सवालात कर रहा था तो अब तक मेरे किसी भी सवाल का
उसने अपनी ज़बान से या अपने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया था। मुसलसल वो हाँ या फिर हाथों के इशारों से जवाब दे रही थी। मैं जैसे जैसे सीधे सीधे चल रहा था तो मैं उससे पूछता कि अब कहाँ जाना है, तो कभी वो लेफ़्ट का इशारा करती तो मैं लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाता, कभी वो राइट साइड का इशारा करती तो मैं राइट साइड पे मुड़ जाता। गर्ज के जो भी हमारे दरमियान बातें हो रही थी वो ज़बान के बजाय इशारों में हो रही थी। खैर तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर तक मैं मज़ीद आगे बढ़ता चला गया और मैं मुकम्मल तौर पे एक ऐसी वीरान सुनसान जगह पे पहुंच चुका था जहां पे दूर दूर तक ना ही लाइट मौजूद थी, ना ही किसी भी किस्म की आबादी मौजूद थी और ना ही उससे मज़ीद आगे जाने का कोई रास्ता नज़र आ रहा था। हाँ, लेफ़्ट साइड पे कुछ झाड़ियाँ थीं या कुछ दरख्त मौजूद थे और सीधे हाथ पे ऐसा लग रहा था कि दूर दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है किसी इंसान के होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पूरे रास्ते में जो अजीब बात मैंने नोट की थी कि वो जो औरत मेरी बैक साइड पे बैठी हुई थी, जिस औरत से मैं मुसलसल बैक व्यू मिरर के ज़रिए राब्ते में था, उसने एक सेकंड के लिए भी या एक दफ़ा भी अपनी जो पलकें थीं ना ही उनको झपका था और ना ही अपने ज़बान से या अपने मुंह से किसी भी किस्म के अल्फाज अदा किए थे। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात थी, उसकी जो आंखें थीं वो बैक व्यू मिरर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हैं या उसके जो आंख के पुतले हैं वो भी मुकम्मल तौर पे काले हैं। एक अजीब सी शरारती सी मुस्कुराहट थी जो मुसलसल उसके चेहरे पे मौजूद थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुसलसल मेरी बेबसी का या मेरे इस परेशानी में फंसने का मजाक उड़ा रही है। बहरहाल कुछ डिस्टेंस मज़ीद कवर करने के बाद उस औरत ने एकदम से इशारा किया जैसे कि वो मुझे कह रही हो कि बस यहाँ पे गाड़ी रोक दो। अब जैसे ही उसने इशारा किया तो सच्ची बात यह है कि मैं इस इशारे का या उसके गाड़ी रुकवाने का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। मुझे बहुत पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि जो औरत है ये यकीनन किसी भी तरह कोई नॉर्मल औरत नहीं हो सकती। कुछ अलग बातें थीं जो कि ना सिर्फ इस औरत में मौजूद थीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे मैंने इस औरत पे या इसके हुलिये पे मज़ीद गौर किया था तो ना सिर्फ मेरे खौफ में इजाफा हो रहा था बल्कि मुझे अब सीधी सी बात है डर लगना शुरू हो चुका था। खैर जैसे ही उस औरत ने एकदम से गाड़ी रुकवाई तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो औरत है ये गाड़ी से बाहर निकल के जो भी मेरे पैसे बनते हैं उनका हिसाब किताब करेगी या मुझसे पूछेगी कि मेरा कितना फेयर हुआ है। खैर जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो बजाय इसके कि वो जो औरत थी वो दरवाज़ा खोलती, एकदम से जो मेरी गाड़ी का दरवाज़ा था वो ना सिर्फ खुद ब खुद खुला बल्कि ऐसा लगा कि जैसे ही दरवाज़ा खुला है तो एक तेज़ी से हवा का झोंका न सिर्फ गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ है बल्कि दोबारा से वही शदीद खुशबू जो कि उसके बैठने पे आना शुरू हुई थी मेरी गाड़ी के अंदर फैलना शुरू हो चुकी है। बस जैसे ही खुद ब खुद दरवाज़ा खुला तो अगले ही लम्हे वो जो औरत थी वो ना सिर्फ गाड़ी से बाहर निकली बल्कि एकदम से उसने उस वीरान रास्ते पे या उन झाड़ियों की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं अजीब पागलों की तरह उस औरत को सामने से जाते हुए देख रहा था और मेरी समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको आवाज़ देता या उससे किराया तलब करता बल्कि मैं तो उल्टा खौफ का शिकार हुआ था। अब वो जो औरत थी जब वो झाड़ियों की तरफ बढ़ती चली जा रही थी तो मैं मुसलसल उसकी चाल ढाल पे या उसके झाड़ियों की तरफ बढ़ने पे गौर कर रहा था और इसी दौरानिए में जबकि मैंने उसके पाँव पे गौर करना शुरू किया तो एक अजीब बात ये थी कि उस औरत के पाँव में ना ही चप्पलें मौजूद थीं बल्कि उसके जो पाँव थे वो बज़ाहिर उल्टे लग रहे थे
उसकी जो एड़ियाँ थीं वो ना सिर्फ आगे की तरफ थीं, बल्कि उसके पाँव की जो उंगलियाँ थीं वो कुछ अजीब तरीके से लंबी लंबी सी उंगलियाँ थीं, और उनका जो रुख था वो मेरी तरफ यानी बैक साइड पे था। अब जो मेरी पोजीशन थी, आप कह सकते हैं कि काटो तो लहू नहीं। मेरे एकदम से ठंडे ठंडे पसीने छूटना शुरू हो चुके थे और मुझे यकीन हो चला था कि आज मेरा सामना पिछल पैरी से या चुड़ैल से हो चुका है। मैंने जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेके वो गेट बंद किया और जितना तेज़ी से हो सकता था अपनी गाड़ी को भगाना शुरू किया। तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर का ये जो फासला था, जो कि मेन रोड तक पहुंचने तक का फासला था, वो अल्लाह जानता है कि मैंने कैसे उस फासले को तय किया। खैर, जैसे ही मैं हाईवे के मेन रोड पे आया तो अब मैंने मज़ीद किसी राइड का वेट करना बेहतर ना समझा। जैसे तैसे भगाता हुआ अल्लाह का नाम लेके जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था। खैर, 2-3 दिन बाद जब मेरी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो जो भी हमारे पास ऐप थी उसमें पैसेंजर का रिकॉर्ड हुआ करता था। मैंने सोचा कि इस पैसेंजर के बारे में या इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको चेक करता हूँ। और जब मैंने उस दिन की अपनी आखिरी राइड को चेक किया तो इनकी ऐप के मुताबिक मैंने उस पैसेंजर को ना ही पिक किया था और ना ही मेरी उसके साथ कोई राइड स्टार्ट हुई थी। अजीब बात ये थी कि जब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की और उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो जो हेल्पलाइन वाले थे वो कह रहे थे कि आपको जो राइड आई थी वो, क्योंकि आपका मोबाइल जो है वो ऐसे एरिया में मौजूद था जहाँ पे सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे, तो ये जो राइड थी वो आपके बजाय ना सिर्फ किसी और कैप्टन को ट्रांसफ़र कर दी गई थी, बल्कि उस कैप्टन ने उस पैसेंजर को उसकी मंजिल पे ड्रॉप किया था। यानी कि मैं जिस जगह गया था और जहाँ पे जाके मुझे पैसेंजर को पिक करना था, तो एक्चुअल पैसेंजर ने मेरे साथ ट्रैवल नहीं किया था। मैं जिस लड़की को या जिस चुड़ैल को अपने साथ बिठा के सफ़र कर रहा था, उस चुड़ैल का या उस औरत का इस कंपनी से या इस राइड से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं था।